अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है केमिस्ट्री की क्लास के लिए क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्लास को बेसिक तौर पे ज्वाइन कर चुके हैं। आप सब स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करूंगा क्लास के अंदर। और आज हम हमने आज जो है अपना लास्ट पार्ट 1 का चैप्टर क्लोज करते हुए आज हमने अपनी पार्ट 1 की केमिस्ट्री को खैराबाद कह देना है और हम जो है आज इसको कंप्लीट इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है भाई। बाकी जो है आपने देखा हमने पिछले जो है जितने चैप्टर्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। समहाउ चैप्टर नंबर 9 में से कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, अधूरे रह चुके हैं, सो वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हमारी चैप्टर जो पार्ट 1 की केमिस्ट्री हो जाएगी। मैंने कोशिश इसलिए की कि अभी पार्ट 1 मैं जो है ईद से पहले ख़त्म कर लूँ ताकि आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम हो ईद के दिनों में कि आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकेंगे और ये है कि प्रिपरेशन जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बाकी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है अपलोड किए हुए हैं। मैं और मजीद जो है जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं फर्स्ट से लेकर ऑनवर्ड 11 तक तमाम के तमाम चैप्टर्स के और मजीद जो है एक्सरसाइज एमसीक्यूज जो है यानी कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने उनको भी सॉल्व करना है, यानी फर्दर भी मैं पार्ट 1 के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। ठीक है भाई। बाकी जहाँ तक बात रही फिजिक्स के लेक्चर की तो वो क्यों कैंसिल हुआ, वैसे तौर पे उनके जो है 2 कजन्स की डेथ हो गई है अभी मॉर्निंग के अंदर एक्सीडेंट की वजह से, तो उनको वहाँ जाना जो है पड़ा, इसलिए वो नहीं जो है आज क्लास ले पाएंगे। ठीक है भाई। फुल बुक का टेस्ट लेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल टेस्ट लेंगे फुल बुक का। जैसे ही हम ईद के बाद आएंगे तो ईद के बाद जो है ना हमने सबसे पहला काम यही करना है कि हमने जो है पार्ट 1 का कंप्लीट फुल बुक का एक टेस्ट लेना है। सर ईद की छुट्टियाँ ना खराब करें। नहीं, मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कंपल्सन है। ठीक है, कंपल्सन तो नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे, भाई आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप अपना समझते हैं कि अच्छा है बेस्ट है तो पढ़ लें, अगर नहीं समझते अच्छा तो फिर ना पढ़ें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो है पार्ट 1 का जो कंप्लीट पार्ट 1 का जो टेस्ट है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे कमिंग संडे जो आएगा हमारा ईद के बाद वाला। ठीक है, उस पर हम प्लान करेंगे और उसमें जो है हम इंशाल्लाह पार्ट 1 का कंप्लीट लेंथ का हम जो है टेस्ट ले लेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है बेसिक तौर पे है रिएक्शन काइनेटिक्स। हम इस हवाले से बात करेंगे और रिएक्शन काइनेटिक्स जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक से रिलेवेंट कोई पॉइंट होगा वो मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। रिएक्शन काइनेटिक्स बेसिक तौर पे है क्या? हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के हवाले से और केमिकल रिएक्शन की स्पीड के हवाले से और जो फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर या स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर, इसे हम कहते हैं हमारे पास इसकी स्टडी को हम कहते हैं सिंपली तौर पे ये बेसिक तौर पे क्या है, ये रिएक्शन काइनेटिक्स कहलाती है। भाई ये बैटरी जो है इनकी लो हो चुकी है, सो इनकी बैटरी को अपडेट कर दें क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अब इस तरफ लग गए कि बैटरी लो हो चुकी है। वही बात कि हमारी जो कौम है ना, ठीक है, इस कौम को जितना मर्जी जो है हम समझा लें, मोटिवेट कर लें, ठीक है, जितना मर्जी कह दें, लेकिन ये होता है कि कुछ मतलब जो हमारी कौम में बहुत अच्छे जो लोग होते हैं ना, ठीक है, उन पे तो असर रहता है। जो मॉडरेट लेवल के होते हैं उन पे असर 2 घंटे का रहता है और जो एमी से होते हैं उन पे कभी असर नहीं होता। ठीक है, सो वही बात फिर से कि आप लोग कोशिश किया करें। देखिए मैं वहाँ बैठा हुआ था बाहर और आपके जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो आपसे बार बार ये बात कह रहे थे कि आप कोशिश करें कि भाई आप लोग आपस में बातें मत करें, कन्वर्सेशन मत करें, आप टॉपिक पे ध्यान दें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें। सो आप लोग जो है इसी तरह के ही लोग हैं। ठीक है, यही जो रूटीन हमारी चलती है पाकिस्तानियों की वो ही आप लोगों की है और हमें बेइज्जती तो महसूस होती नहीं है और ना ही जो है हमें किसी बात का असर होता है। हम हर बात को लाइट लेके हम हंस लेते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, सो वही चीज़ आप लोगों की है। बाकी जो भी जैसे भी हैं आप बस ठीक है, बेस्ट हैं भाई, करते रहें, ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि भाई आप लोग पेड वर्जन के अंदर हैं। पेड वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपने पैसे दिए हुए हैं, अपने वालिदैन के पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। सो उस इन्वेस्टमेंट को बेटर वे में इस्तेमाल करें और यहाँ पर जब आप आते हैं सो बातें करने नहीं आते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं। सो कोशिश किया करें कि आप लोग सिर्फ पढ़ें। ठीक है कोशिश किया करें कि आप लोग सिर्फ पढ़ें, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग करें, इस थ्रू आप लोग बातें मत किया करें। ठीक है भाई। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर से जो है आज मैंने थोड़ी सी डोज दे दी और ये डोज लाजमी होती है क्योंकि हम हैं ही डोज पे चलने वाली कौम। ठीक है, सो एक डोज मैंने दे दी है स्टार्टिंग में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और फिर जो है इसको कंप्लीट करेंगे। रिएक्शन काइनेटिक्स की हम इस वक्त बात कर रहे थे और
रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से जो है मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये वो कहते हैं कि भाई क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी रिएक्शन को लेते हुए कि रिएक्शन जो है ये क्या है भाई, रिएक्शन जो है स्पीड है, मतलब स्लो चलेगा, मॉडरेट रेट पे चलेगा, ठीक है। इस हवाले से जो है हम इसमें स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ वो तमाम के तमाम फैक्टर्स के जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर, इसे हम कहते हैं कि ये बेसिक इसकी स्टडी को हम कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसको जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। यहाँ पर एक हमारे पास एक समहाउ एक ग्राफ है, ठीक है। उस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और उस ग्राफ के हवाले से बताऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एट द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, वो किस तरीके से चेंज होता है। इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, ठीक हो गया। तो जल्दी से जो है इस ग्राफ को एलेबोरेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो यही ग्राफ हमने जो है केमिकल जो क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस था, ठीक है, उस पर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और उस हवाले से इस हवाले से जो है मैंने आप लोगों को वहां पर भी ब्रीफ किया था कि जब भी हमारे पास एक इवन रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन हो तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन में एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है और एट द मिडल क्या होती है और एट द लास्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, उसकी स्पीड पे क्या असर होता है। ये चीज हमने उसमें भी देखी थी, डिस्क्राइब की थी। यही चीज हम यहाँ पर भी जो है इस वक्त लेकर चलेंगे, ठीक है, और मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है भाई। मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस पर जो मैं आप लोगों के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये लाजमी नहीं है कि ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं या हम इस पर जो है इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक सॉरी रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने क्या हुआ है, इसमें हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है टाइम, यानी टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ता है ये हम देखना चाह रहे हैं। और अलोंग द वाई एक्सिस हमने कंसंट्रेशन ली भी है, कंसंट्रेशन हम लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये बेसिक तौर पे हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब देख सकते हैं आप लोग कि हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम कहते हैं कि हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन की जो है मतलब रिएक्शन हम कहते हैं कि आगे प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो मैक्सिमम से लोअर होती जाएंगी। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम किल हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता की कंसंट्रेशन जो है ये कम होती गई है और अल्टीमेटली जीरो हो गई है, एक्स एक्सिस को टच कर गई, मतलब जीरो हो गई है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि जैसे जैसे हम टाइम कंज्यूम करवा रहे हैं प्रोडक्ट बनता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी कंसंट्रेशन एक मैक्सिमम लेवल पर जाकर कांस्टेंट होगी, इससे फर्दर इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि रिएक्टेंट सारा कंज्यूम हो गया। इसके बाद हम कहते हैं फर्दर और मजीद जो है प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है भाई। अच्छा ग्राफ उल्टा हो गया भाई, ग्राफ कैसे उल्टा हो गया है जल्दी से बताते हैं। ग्राफ उल्टा हो गया है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं 308 के ऊपर और 308 के ऊपर अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम है, अलोंग द वाई एक्सिस हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये बेसिक तौर पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हाँ बिल्कुल 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 आपने ये बात ठीक कही है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ये इसके लिए है, बस ये चीज है, ठीक है जी, और कोई चीज इसमें गलत नहीं है। ये रेट ऑफ ये सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को शो कर रही है। बाकी ग्राफ बिल्कुल सीधा है, उल्टा नहीं सीधा है, ठीक है। मेरे टीचर हैं मतलब लम्स के अंदर जो है मुझे पढ़ाया उन्होंने, मुझे 2 सब्जेक्ट्स उन्होंने मास्टर से पढ़ाया और मेरे सुपरवाइजर भी हैं, आजकल मैं उनके अंदर जो है रिसर्च वर्क करता हूं, ठीक है। सो आई विल यस्टरडे प्लीज लेट मी नो। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे टीचर जो है मतलब कहा करते थे, डॉक्टर हबीबुर रहमान उनका नाम है, माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी भी दे और सेहत भी दे। वो कहा करते थे कि बच्चे उलट मतलब उलट कर जो है ना आप सीधा देखते हो, सो उलट कर आप लोग भी सीधा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है बहुत सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें सिखाई जाती थी और कॉन्सेप्चुअल टाइप बेस्ड के क्वेश्चंस हुआ करते थे। सो जो है ना फिर हम उनसे क्वेश्चंस किया करते थे कि सर ये बात समझ नहीं आ रही है, सर ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। तो वो कहते थे कि बेटा जब भी किसी चीज को जो है अगर समझना हो और अगर जो है सीधी तरीके से समझना है तो आपको उलटना पड़ता है, तो उलट के आपको समझ आ जाएगा। तो वो कभी महारतन बात किया करते थे।
सो आप लोगों को भी उलटना पड़ना था ताकि आप लोग राइट डायरेक्शन में जा सकते कि ये मैंने मार्क कर दिया है कि रिएक्टेंट के लिए है, तो जब मैं कर रहा हूं तो इट मींस ये प्रोडक्ट के लिए ही मेंशन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपको बताऊं कि टाइम हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है और अल्टीमेटली स्पेसिफिक टाइम के बाद हम कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जीरो हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज करती जाएगी। और मैंने आपसे कहा कि चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक मुख्तस है, कांस्टेंट है, ठीक है, उससे बियॉन्ड हम और डाल नहीं रहे हैं रिएक्टेंट, तो जैसे ही रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की जितनी मैक्सिमम अमाउंट बनना थी वो बन जाएगी, उससे बियॉन्ड वो जा नहीं सकती, ठीक है भाई। सो आप इस जो है ग्राफ के थ्रू आप क्या चीज गेन कर रहे हैं, ये इस तरह से आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं इस ग्राफ को कि एट द बिगिनिंग जब स्टार्ट फ्रैक्शन था, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ फ्रैक्शन द रेट ऑफ फ्रैक्शन इज मैक्सिमम, रिएक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है, रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है मैक्सिमम होगा। और रीजन क्या है, रीजन यही है कि हम कहते हैं कि चूंकि रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टेंट की अमाउंट है वो मैक्सिमम थी, ठीक है, और शुरू के अंदर प्रोडक्ट मिनिमम था, चूंकि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंट जो है जल्दी जल्दी कंज्यूम करेंगे और रिएक्टेंट जैसे जैसे मिलता जाएगा तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है पहले इंक्रीज होगा, शुरू में क्या होगा कि वो मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कमी आती जा रही है वैसे वैसे हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो ग्रेजुअली तौर पे रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो डिक्रीज करता है, लेकिन एट द बिगिनिंग हम कहते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो मैक्सिमम होता है, हम कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक हो गया। एक और बात आपने ज़हन में रखनी है, रिएक्शन के अंदर जब हम कहते हैं रिएक्टेंट्स मिल रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं और इसके थ्रू हमारे सामने कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो रिएक्टेंट्स कैसे मिलते हैं आपस में, हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स तभी जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जब उनके दरमियान आपस में इफेक्टिव कोलिजन होगी। ये वर्ड आपने ज़हन में रखना है कि रिएक्टेंट तभी जो है, रिएक्टेंट विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेनेवर दे गेन इफेक्टिव कोलिजन। ये पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, रिएक्टेंट्स, ठीक है, विल कन्वर्ट into the product when the reactants have effective collision। जब भी इनमें इफेक्टिव कोलिजन होती है तभी हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू मेक द प्रोडक्ट। और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि रिएक्टेंट्स जो हैं, ठीक है, वो जब एक रिएक्शन चैम्बर पड़े हुए हैं, ठीक है, हमने आगे जाके पढ़ना भी है, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की हमने बात करनी है, उसकी मतलब हम बात करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है कि वो कोलिजन के जो दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, इसे हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। हमने रिएक्टेंट डाल दी है रिएक्शन चैम्बर के अंदर, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ठीक है, 3 घंटे हो गए, लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए कि रिएक्टेंट्स के पास इनफ एनर्जी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकें और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। सो हम कहते हैं कि वो स्पार्क, वो एनर्जी रिक्वायर है उन रिएक्टेंट्स को कि वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और इनसे इस एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से जो इफेक्टिव कोलिजन होती है जिसकी बुनियाद पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसे इफेक्टिव कोलिजन का हम नाम देते हैं, ठीक है भाई। सो बेसिक तौर पे हमने अब तक किया क्या है, जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो उसका नाम मतलब क्या है इसका, ठीक है। और लास्ट में मैंने अभी आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, वो किस तरीके से चेंज होता है विद द टाइम प्रोग्रेस, ठीक है। जब रिएक्शन का टाइम बढ़ता है, आगे चलता है, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है मैंने आपको बताया।
और लास्ट में मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट्स कैसे मिलते हैं और किस तरीके से और कब अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम जो है मूव करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त जो है क्या आने जा रहा है भाई, यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि जो हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्रैक्शन को, चूंकि हमने आज इस चैप्टर के अंदर बेसिक तौर पे जो मेन फोकस्ड रखना है अपने, मतलब फोकस रखना है अपना जो है जिस बात के ऊपर, वो रेट ऑफ फ्रैक्शन है और समहाउ इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिफाइन करूंगा और रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिफाइन करते हुए मैं जो है आपके लिए मेंशन करूंगा उसके यूनिट्स भी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रैक्शन रेट्स एंड द factors which affects on the rate is known as reaction kinetics। exactly सलमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सैटरडे की सेट की बेस पर, अच्छा मैं ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहता, लेकिन चले कोई बात नहीं, अब आंसर दे देता हूं क्योंकि आपने लम्स का नाम रख दिया है इसके अंदर, तो इट मीन्स कि मुझे थोड़ा बहुत आपको गाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बता देता हूं आपको मैं, फिर हम आगे चलेंगे। अलीशा कह रही है सर सेट 1 की बेस पर लम्स में एडमिशन हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि प्रोसीजर जो है वो क्या है लम्स के एडमिशन का। दिसंबर में लम्स के एडमिशन के जो है मतलब एप्लीकेशन जो है फाइल होना स्टार्ट हो जाती है और अंडर ग्रेड के लिए जो डेडलाइन होती है वो अराउंड मिड ऑफ फरवरी होती है। ठीक है, मिड ऑफ फरवरी में जाके क्लोज हो जाता है ये काम सारा के सारा। उसके बाद फिर आपको सेट देना पड़ता है टेस्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ सेट देना पड़ता है आपको, और इसके साथ साथ जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं डिपार्टमेंट का अपना सब्जेक्ट टेस्ट भी होता है वहां पर। ठीक है, सो वो भी देना होता है आपको। और अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं सोल्यूशन नेक्स्ट ईयर ही प्लान जो है कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है मुमकिन हो सकेगा एडमिशन। अब तो एडमिशन वहां पर क्लोज हो चुके हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से आगे चलते हैं और स्पीड में पढ़ाएं जल्दी जल्दी। सर रेट ऑफ फ्रैक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली हमजा, रेट ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है, ग्रेटर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मोर विल बी द स्पीड ऑफ फ्रैक्शन और रेट ऑफ फ्रैक्शन। अभी इसी मुतालिक हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती है वैसे वैसे रेट ऑफ फ्रैक्शन भी कम होता जाएगा। ठीक हो गया, अब जल्दी से आगे चलते हैं और मैं अब आप लोगों के सामने जो है रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिफाइन करूंगा और इसके साथ में जो है उसके यूनिट्स मेंशन करूंगा। आपने उसको मार्क कर लेना है ताकि आप लोगों को पता हो। ठीक है, सो रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ फ्रैक्शन? रेट ऑफ फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे है क्या। हम कहते हैं कि ये बेसिकली तौर पे क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है रिएक्टेंट की। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि विद टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होता है, या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है डिसअपीयर होते हैं जिस जो है क्या कहते हैं स्पीड के साथ। ठीक है, इसको हम रेट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रैक्शन। इसको हम रेट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। दोनों सूरतों में हम इसको राइट कर सकते हैं, दोनों सूरतों में हम इसको कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रैक्शन। इसको हम रेट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। मेंशन कर देता हूं मैं आपके लिए, रेट ऑफ फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, सो मैं आपसे कहता था कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको हम रेट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। रेट ऑफ फ्रैक्शन डिक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोसीड। एग्जैक्टली, अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ऊपर आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, चेंज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसको हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या आता है, और हसीब करें इतना ज्यादा एक्सप्लेन मत करें। ठीक हो गया भाई, सो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, और टाइम हम कहते हैं सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, सो इसको आप मार्क कर लेंगे। ये 309 पेज के ऊपर आपके पास जो है रेट ऑफ फ्रैक्शन का यूनिट मौजूद है, इसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ फ्रैक्शन का यूनिट आपके पास है 309 पेज के ऊपर, उसको आप मार्क करेंगे। अब यहां पर दो फर्दर
फैक्टर्स हैं, दो फर्दर हमारे पास जो है डेफिनेशंस या आप कह सकते हैं समहाउ क्या कहते हैं कुछ नई चीजें हैं, ठीक है। वो इसी तौर पे क्या है हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ठीक है। रेट इंस्टेंटेनियस रेट है और एवरेज रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट को हम कहते हैं कि ये वो रेट है, ठीक है, ये वो रेट ऑफ रिएक्शन है जो एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी लम्हे जो है हम किसी एक रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को जो हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट का नाम देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि रिएक्शन हो रहा था, मैंने 5 सेकंड के बाद एग्जैक्टली जो है उसका रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन कहलाएगा। और एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि 2 स्पेसिफिक या 3-4 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट ऑफ फ्रैक्शन होगा, जिसको हम एवरेज ले लेंगे, जिसकी, ठीक है, इसे हम एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ये आपने नोट डाउन करनी है, आपने इसकी डेफिनेशन जो है मार्क जरूर कर लेनी। द रेट ऑफ एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरनल इंटरवल इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन। द रेट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन। इसको आप मार्क कर लेंगे, ये 309 के ऊपर ही डेफिनेशन मौजूद है, ठीक है। उससे नीचे हमारे पास एग्जैक्टली रेट ऑफ फ्रैक्शन की इक्वेशन मेंशन की हुई है, डेल्टा डी एक्स ओवर डी टी मेंशन किया हुआ है। x का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन, ठीक है। सो dx मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर dt, t का हमारे पास क्या है? टाइम है, तो चेंज इन टाइम, ठीक है। और ये हम आप जो है क्या करेंगे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नीचे इक्वेशन मौजूद है 2, ठीक है। रेट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस डी। अभी देखो, लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है A, ये रेक्टेंट है और ये अपने आप को बी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ ये सॉरी रेक्टेंट जो है अपने आप को डी क्या कहते हैं, बी यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए मैं अगर रेट ऑफ फ्रैक्शन की इक्वेशन राइट करूंगा तो वो क्या होगा? रेट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी। और अगर मैं ये बेसिक तौर पे मेरे पास इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंट है, नेगेटिव साइन ये बात शो करता है कि डिसअपीयर हो रहा है, रेक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, रेक्टेंट जो है उसकी कंसेंट्रेशन में कमी आ रही है। हम कहते हैं नेगेटिव साइन शो करता है डिसअपीयरेंस को, रेक्टेंट की अमाउंट का खत्म होने को जो है हम कहते हैं कि ये नेगेटिव साइन शो करता है। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यही जो हमारे पास क्या कहते हैं फार्मूला है, वो मॉडिफाई होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? डेल्टा डी कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है जी। सो इस फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। सो डिपेंड करता है कि हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंट की बात कर रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। रेक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन से लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन से लिखेंगे। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है रेक्टेंट्स की, और ये प्रोडक्ट की हमारे पास आ गई, ठीक है। सो इसको आप मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है जिसको हम जो है देखने वाले हैं। अब हमारे पास है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, यानी कि ठीक है दोनों एक ही चीज हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के हवाले से अभी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, आप लोगों को मैं जो है समझाऊंगा और इस हवाले से जो है मैं आप लोगों को अब ब्रीफ करूंगा, ठीक है भाई जी। रेट ऑफ फ्रैक्शन डिफरेंस ग्रेटली और नॉट, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है, ठीक है, इस पे डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अगर आप उन फैक्टर्स को इनकाउंटर करते हो तो जाहिर सी बात है इस पे फर्क आएगा, इसमें जो है वेरिएशन जरूर आएंगे, ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम जो है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। अब है कि यहाँ पर द रेट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम जब कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अगर हम 1 मोल लेंगे, रिएक्टेंट्स तमाम के तमाम 1 मोल लेंगे, ठीक है, यूनिटी कंसंट्रेशन का तो क्या होता है 1 मोल, लेट सपोज हम ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल पर डीएम क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। सो जब भी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, इस तरह के रेट ऑफ फ्रैक्शन को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम देते हैं। और यहां पर इक्वेशन मेंशन की हुई 310 पेज के ऊपर, आपने इसको मार्क भी कर लेना है, ठीक है। और फिर हम आगे चलेंगे। स्लोज स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, जरा फैसल आने दो वो टाइम, क्योंकि अभी हमने आगे चलते हुए उसी से मुतालिक बात करनी, मेरा काफी टाइम इसी पे लगेगा। सो बेफिक्र है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बेफिक्र है, सवाल से हम बात करेंगे, ठीक है जी। सो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, कोई मैं पेज तो नहीं छोड़ के गया, नहीं बिल्कुल एक्जैक्टली नहीं है, ठीक है। सो अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उसने मेंशन भी किया हुआ है, इक्वेशन मेंशन की हुई है उसने कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है, सॉरी मैं इसको जरा राइट कर दूं आप लोगों के लिए। रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है उस हवाले से उसने मेंशन किया हुआ है कि
इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन सॉरी रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। अगर ये यूनिटी है सो इट विल गिव अस जस्ट 1, ठीक है, यानी के बच जाएगा। ठीक हो गया, इसको आपने जरूर मार्क करना है अपने पास, ठीक है, इसको आप जरूर मार्क करेंगे जब भी आप जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिट की लेते हैं। तो उस तरह के रेट ऑफ फ्रिक्शन को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम देते हैं। सो आपने इसको जरूर मार्क करना है। इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड ही होते हैं, चेंज नहीं होगा, यूनिट चेंज नहीं होगा, वही चेंज है यूनिट रहेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। मैं ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के हवाले से आप लोगों को ब्रीफ करूंगा कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन बेसिक तौर पे होता क्या है। इस हवाले से जो है मैं आप लोगों को समहाउ थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन देता हूं, इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक हो गया, अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन है क्या। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं किसी एक रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, इनके प्लस को, इनके सम को हम समहाउ कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि रेट ऑफ फ्रिक्शन हमने राइट किया, सो रेट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो ऊपर पावर है, ठीक है, जो भी पावर ऊपर आएगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है बेसिक तौर पे ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। सर के को एक्सप्लेन करते हैं, सो बिल्कुल के को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है क्या, ये कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं ना कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है, रेट ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। सो हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर लगेगा इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगेगा। सो ये बेसिक तौर पे ये वही चीज है जिसको हम रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह रहे हैं, या हम इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जो है इसके इक्वल हो जाएगा अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, यूनिटी हो जाएगी, यानी जस्ट 1 हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी। ठीक है, सर रेट लॉ की बात कर रहे हैं आप, तो उसको जो है अगर आप देखें तो रेट लॉ यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को भी हम इसको डिस्क्राइब करके आ चुके हैं ना। ठीक है, अब हम ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन पे चले जाए भाई, जल्दी से आप लोग बता दें कि टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर आप जहां तक के की बात करते हैं तो देखो अगर ये यूनिटी हो जाती है, सो के की टोटल वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, रेट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और आप जानते हैं कि विद चेंज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज। ठीक है, क्या होता है कि स्पीड ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती है या कम हो जाती है। सो ये के की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड जरूर करेगी इस हवाले से। ठीक हो गया, सो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। मैं ये बात आपसे कह रहा था कि जब लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए डी, ठीक है, इससे मैं प्रोडक्ट गेट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल सी और डी। ठीक है, अब अगर मैं इस रिएक्शन की रेट की बात करता हूं तो रेट ऑफ फ्रिक्शन कैसे राइट करूंगा, मैं राइट करता हूं R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़्ड टू पावर बी। ठीक है, सो इसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, हम ये बात कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है कि रेट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर पावर है, ठीक है, इनके सम को हम ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये इक्वल होगा ए प्लस बी के। ठीक है, इन दो जो है हम कहते हैं कि जो पावर्स हैं, यानी हम समहाउ कहते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं किसी एक रिएक्टेंट की इनसाइड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो ए प्लस बी विल गिव अस ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। ठीक हो गया, अब आपने यहाँ पर कौन सी पॉइंट जो है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट जो है गर्दानते हुए इसको आपने मार्क करना है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर होता है, इवन जीरो ऑर्डर होता है, सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का हम नाम दे रहे होते हैं। सो हम वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे और इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो है बेसिक तौर पे हम कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए किसी रिएक्शन के हवाले से नहीं बता सकते, ये बेसिक तौर पे एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के थ्रू ही हम जो है किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने ये बात लिख लेनी है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास के ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन बेसिक तौर पे क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है
यानी हम कहते हैं कि इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वैसे ही जस्ट रिएक्शन को देखते हुए हम फाइंड नहीं करते। ए और बी बेसिक तौर पे नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी है, ठीक है। सो हम कहते हैं ए और बी को हम जब जमा कर लेते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन मिल जाता है। के का यूनिट क्या इन केस ऑफ यूनिटी, ठीक है। इन केस ऑफ यूनिटी फैसल देखो, चूंकि के टोटली जो है रेट पे डिपेंड कर रहा होता है, मैं फिर से राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, रेट इनटू इज इक्वल टू के आ जाएगा जब हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिटी होंगी। सो के के यूनिट वो ही होंगे जो कि रेट ऑफ फ्रिक्शन के यूनिट है, यानी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है जी। स्मॉल ए एंड बी को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल ए एंड बी, ए और बी रेक्टेंट को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ए और बी रेक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। आगे मूव करेंगे। मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इक्वेशन में आपके लिए राइट करूंगा, आपने जरा उसको समझना है कि किस तरीके से जो है हम इसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन बेसिक तौर पे क्या है कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है, हम इसको जो है जस्ट इक्वेशन को राइट करते हुए, केमिकल रिएक्शन को राइट करते हुए कभी भी उससे मतलब हम बात नहीं कर सकते। सर ऑर्डर इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इफेक्ट्स ऑफ द रेट ऑफ फ्रिक्शन। आयशा समहाउ हम कह सकते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, इसकी बेस पर ही हम ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, इसी की बेस पर हम किसी रिएक्शन के हवाले से उसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन मेंशन कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बात जो कही है समहाउ वो इफेक्ट करती को, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस वक्त आपके लिए इक्वेशन राइट कर रहा हूं, आपने इसमें जरा गौर करना है। ये बेसिक तौर पे डिसोसिएशन है किस चीज की, N2O5 की, यानी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डिसोसिएशन है इनटू 2N2O4 और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन की बात करते हो, सो इस रिएक्शन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सलमान, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन की बात करते हो तो आप जस्ट रिएक्शन को देखते हुए, यानी वो जो डेफिनेशन आपने भी देखी उसको देखते हुए आप यही कहोगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आप यही कहोगे ना भाई ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है बेसिक तौर पे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और इस हवाले से हम कहते हैं कि भाई क्यों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए कि हम जो है जहां पर जो N2O5 की बात कर रहे हैं ये इन एक्सेस है, ये चूंकि इन एक्सेस है तो जो भी चीज इन एक्सेस होती है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, फिर रेट ऑफ फ्रिक्शन उस पर डिपेंड इतना खास नहीं कर रहा होता। सो हम सिंपली ये बात कहते हैं कि हमारे पास जब इसकी रेट ऑफ फ्रिक्शन की हम इक्वेशन राइट करेंगे तो हम यही लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5, ठीक है, ये हम मेंशन करेंगे। और जस्ट यहां हमने यूनिटी 1 मेंशन की है, सो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या है बेसिक तौर पे इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कहलाएगा, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब इससे हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं आगे, इससे नेक्स्ट हम मूव कर लें आगे, आप बताएं जल्दी से। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये आप इस पर देख रहे हैं इक्वेशन, ठीक है, इसमें उसने इक्वेशन मेंशन की हुई है और उसमें मेंशन उसने किया हुआ है कि रेट ऑफ फ्रिक्शन यानी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलाइसिस है, अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं 311 पेज के ऊपर, सो उसमें दो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और वाटर है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, जस्ट सिंगल 1 होता है, नहीं ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वाटर इन एक्सेस है, वाटर की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा होता, रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर, इसलिए हम इसको कहते हैं ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो आपने इसको मार्क करना है, ठीक है। इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट में आप मार्क करेंगे कि जो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, ये आप कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर है, ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा होता। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें, सेकंड ऑर्डर ऑफ सेकंड क्या था, क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो भी हमने कोई बात ही नहीं की ना। एक बात बता दूं अब्दुल्ला आपको कि एक ही बात को आप बार बार कमेंट करेंगे तो हमारा जो बैक में बैठे हुए जो हमारे बंदे हैं यहाँ पर, जो भी टीम वर्कर्स हैं, वो आपको ब्लॉक कर देंगे। सो आपका एक क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, सो दैट्स जो है मोर देन इनफ कि आपका जो है पॉइंट मेरे पास पहुंच गया। अब आप बार बार इसको रिसर्च करेंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर आप इससे भी जाएंगे कि आप क्वेश्चन कर सकें, ठीक है भाई।
टू क्यों नहीं है? आई हसीब, यही बात आप जो है पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला भी यही बात पूछ रहे थे, तो इसी चीज को हम रिपीट कर देते हैं। देखो मैंने आपको कहा कि N2O5 जो है हम कहते हैं डिसोसिएट होता है इनटू N2O4 और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें पावर 2 नहीं है। पावर 2 क्यों नहीं है? देखो मैंने अभी आपसे कहा कि ये इन एक्सेस हम ले रहे हैं, ये क्या हमारे पास इन एक्सेस है, और इन एक्सेस की वजह से हम कहते हैं कि ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, ये रिएक्शन जो हो रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पावर हम 2 कंसीडर नहीं करते, हम सिंगल जस्ट लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था कि देखो जब भी हम ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू, ठीक है। हम कभी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो वैल्यू निकाली हमने ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जस्ट वो 1 है, सिंगल है, ठीक है, एक ही रहेगी इसके अंदर, ठीक हो गया। अब हमने बात की सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमने कहा कि देखो अपेरेंटली तौर पे नजर आ था हमें कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ फ्रिक्शन को डिपेंड करना चाहिए और ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। रीजन क्या है कि वाटर हम इन एक्सेस ले रहे होते हैं इन हाइड्रोलाइसिस, क्या कहते हैं समहाउ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। सो हम कहते हैं वाटर की कंसंट्रेशन चूंकि जो है वो क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम इन एक्सेस भी उसको ले रहे हैं, सो इस पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। सो हम कहते हैं कि इसीलिए सिर्फ सिंगल जस्ट एक हम कहते हैं कि रिएक्टेंट पे चूंकि डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो का हम वर्ड क्यों यूज करते हैं? हम कहते हैं कि सूडो जो है बेसिक तौर पे क्या है हमारे पास, सूडो जो है ये धोखा, हमने पहले ही देखा था कि धोखा ये वर्ड है, धोखा इसका मतलब होता है कि है तो ये अपरेंटली नजर आता है एक सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये स्लो स्टेप नहीं, जनरल इक्वेशन है। स्लो स्टेप नहीं, ये जनरल इक्वेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, स्लो स्टेप नहीं, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी हम बात करेंगे। रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, नहीं ऐसी बिल्कुल नहीं ऐसा करना आपने, ठीक है। आपने सिर्फ एक प्रोसेस को जो है ज़हन में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है चीजों को याद रखना है। देखो मैं आपको बता दूं, इक्वेशंस आपकी जो है बुक में दी हुई है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सो आपको ज़रा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के बजाय मैं टर्शरी ब्यूटाइल के बजाय टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड ले देता हूँ, सो आपको कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर हम वाटर इन एक्सेस लेते हैं, तो वो वाटर की कंसंट्रेशन मैटर नहीं करेगी, या रेट ऑफ फ्रिक्शन वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको जब कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, सूडो मींस बिल्कुल फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल सही कहा शायद आपने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक तौर पे क्या है कि जो है नेक्स्ट हमारे पास है N2NO और इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं थ्रू ओजोन, ठीक है, और इसके थ्रू हम बना रहे हैं NO2 और साथ में हमारे पास बन रहा है, ठीक है, O2। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये हम कहते हैं कि ये रिएक्शन बेसिक तौर पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 है, ठीक है, और इंडिविजुअल सम करने से ओवरऑल जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो 2 बन जाएगा। सो आप ये देख लेंगे, ठीक है। थर्ड जो आपके पास एग्जाम्पल है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा जब हम क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, और अब यहां पर स्लो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रेट ऑफ फ्रिक्शन स्लो जो है क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन जो स्पीड से चलने वाला फ्रिक्शन है उस पर क्यों डिपेंड करता है, मैं भी आपको जो है सवाल से ब्रीफ कर दूंगा। इट सीम्स टू सेकंड ऑर्डर इज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअली इसका ऑर्डर है सूडो, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक्सेस का कैसे पता लगेगा, तो मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर हमेशा हम वाटर इन एक्सेस ही ले रहे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में हमेशा हम वाटर को इन एक्सेस ही ले रहे होते हैं और उसके थ्रू ही हम जो है किसी की हाइड्रोलाइसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है जिसमें कि आप देखेंगे कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं सो ये जस्ट 3 है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर आप बेरेस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो आपको ये बहुत लंबा चौड़ा जो है कोई ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन मेंशन करवाएगा। रीजन क्या है कि हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है और स्लो स्टेप के ऊपर रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब स्लो स्टेप पे क्यों रिएक्शन डिपेंड करता है, इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि एक जो है स्टेप, लेट सपोज हमारे पास बहुत फास्टली जो है वो अपने आप को अपने रिएक्टेंट्स को अपने जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक वो रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट्स जो है वो स्लोली तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो स्लो स्टेप वाला जो स्लो हमारे पास हम कह रहे हैं स्पीड वाला रिएक्शन है उस पर क्यों रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है, इसलिए कि हम स्लो रिएक्शन जो है उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि वो रिएक्शन जिसकी स्पीड को हम मेजर एग्जैक्टली कर सकें उस पर हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर कोई जो रिएक्शन है वो
क्विकली तौर पे हो जाएगा, अंडर नैनो सेकंड्स कोई रिएक्शन अगर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना देगा तो क्या आप उसकी स्पीड को जो है वो कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं, एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास रिएक्शन मल्टीपल स्टेप पर मुश्तमिल हो, सो मल्टीपल स्टेप ऑफ रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, यानी कि आयरन क्लोराइड का रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, ये हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल स्टेप पर मुश्तमिल एक रिएक्शन है, ठीक हो गया। इससे आगे हम फर्दर मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हेलोजिनेशन है किसकी, क्लोरोफॉर्म की। इस पे आप जरा गौर कीजिएगा, इसको आप देखिएगा, ये बेसिकली तौर पे 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है जी, ये इसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ये चूंकि थोड़ा ट्रिकी है तो इसको मैं राइट करके इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। CHCl3 Cl2 and it will give us for CCl4 और HCl, ठीक हो गया। अब देखो हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1.5 है, और 1.5 कैसे हो सकता है, जरा हमने इस पे गौर करना है। देखो हमारा जो रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट, वैसे तौर पे ये दोनों मेन रिएक्टेंट है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है मेन वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। देखो CCl4 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, CCl की फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल रिक्वायर है। इस हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल ने क्या करना है, अपने सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना है इस हाइड्रोजन को, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CCl4 का, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हम इसका रेट जो है रेट इक्वेशन मेंशन करते हैं, सो इसमें हम कहते हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट लेते हैं यूनिटी, यानी 1 लेते हैं, और जो ये हमारे पास है इसकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं हाफ, ठीक है। अब आप जस्ट 1 को हाफ से ऐड कर दोगे तो 1.5 ही बनेगा। फिर से आप जरा जो है इसको देख लीजिएगा कि मैं आपसे ये बात कह रहा था कि चूंकि देखो ये हमारा मेन रिएक्टेंट है और इसको हम फाइनल प्रोडक्ट में CCl4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन एटम रिक्वायर है कि जो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके। सो अगर हम जस्ट इसका हाफ मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज करेंगे तो वो भी जो है ये काम कर देगा, यानी कि वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो हमें कंप्लीट मॉलिक्यूल रिक्वायर नहीं है क्लोरीन का, हम हाफ से भी ये रिएक्शन कंप्लीट आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि चूंकि इसकी जस्ट हाफ क्वांटिटी रिक्वायर है, इसलिए हम इसकी कंसंट्रेशन भी हाफ लेते हैं, इसलिए फ्रैक्शनल जो है हम कहते हैं ऑर्डर मेंशन करते हैं, 1.5 मेंशन करते हैं। और इन एक्सेस का मतलब होता है जो ज्यादा मिकदार में होता है, जिसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं कि जिनमें हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। जैसे कि हमारे पास जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल है, हम कहते हैं कि इसमें जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन लाइट, ठीक है, लाइट की जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। लास्ट पॉइंट है, लास्ट लाइन मेंशन की हुई, उसमें आप इसको अंडरलाइन करेंगे। रिएक्शन इज सी टू बी जीरो ऑर्डर इफ इट इज द इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तो हम आगे चलेंगे और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, और उस वजह से मैं आप लोगों को बताऊंगा हाफ लाइफ जो है पीरियड की हम इस वक्त बात करेंगे जी। सर इट कैन हैव आल्सो नेगेटिव वैल्यू, नहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं होती इसकी, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होती। देखो कभी भी कंसंट्रेशन नेगेटिव थोड़ी हो सकती है ना सलमान, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है सर। आर यू आर, अच्छा थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया भी। अच्छा देखो मैं नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे और हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड की हम बात करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, इस सवाल से थोड़ा सा देख लेते हैं। सर नेगेटिव कैसे हो सकता है, देखो नहीं हो सकता ना, मैंने आपको बताया ना कि कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है हमेशा वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर जो है वो जीरो हो सकता है या फ्रैक्शनल हो सकता है या कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है भाई। हाफ लाइफ पीरियड की हम बात कर लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड की हम बात करते हैं और इस सवाल से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड। एमसीक्यूज भी करवा दें, अली कह रहे हैं, अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से गो थ्रू कर लें
टेस्ट कर लेते हैं, उसकी डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है ना भाई। अरे हम उसमें एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड की हम बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है, हम कहते हैं कि वो टाइम कि जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसकी हाफ कंसंट्रेशन अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अभी मैं हमारा आपके उस पॉइंट पे आ जाता हूं, अभी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। देखो कंसंट्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, वो जो है रेट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, वो नेगेटिव हो सकता है। मैंने अभी आपको दिखाया था रेट ऑफ फ्रैक्शन को हम नेगेटिव मेंशन कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्रैक्शन को किस फॉर्म के अंदर, जब हम कहते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे हम बेस लेते हुए, ठीक है, हम रेट ऑफ फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन करते हुए हम नेगेटिव साइंसेस को शो कर सकते हैं, बाकी नेगेटिव कंसंट्रेशन होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड की हम इस पर बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड क्या है हमारे पास, वैसे तो पे हाफ लाइफ पीरियड मैंने आपको बताया कि ये कि वो टाइम कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि क्या होगा कि जो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगी, इसे हम हाफ लाइफ पीरियड का नाम दे रहे होते हैं। यहां पर हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल फर्स्ट मेंशन की हुई है सर, बुक पर लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में बी नेगेटिव। चलिए भी मैं इस पॉइंट को जो है पढ़ लूं, आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं फारिया, ताकि आप लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाए। मुझे बता दें कि ये पॉइंट कहां मेंशन किया हुआ है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट्स रेट ऑफ फ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटली बेस्ड, ठीक हो गया। मुझे बता दें ये पॉइंट आपने कहां पढ़ लिया, ताकि मैं उसको जरा एक्सप्लेन कर सकूं। जी, किस पे डिपेंड, कहां लिखा हुआ है, जरा फारिया जरा बता दें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है बहुत पॉइंट। 80% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, एग्जैक्टली बिल्कुल मोहम्मद, यही बात मोहम्मद अली, ठीक है, यही बात मैं आपको बताया था। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये क्लैरिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं कि ये पॉइंट बहुत कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। सो आप मुझे बता दें जल्दी से नेगेटिव कहां लिखा हुआ है, ताकि मैं फिर उसको जस्टिफाई कर सकूं और फिर हम आगे चल सके ना। नहीं तो फिर हमारी जो है अगली बात भी तो अधूरी रह जाएगी, हम वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा चलें, ठीक है जी, पॉइंट 5 देख लेते हैं। पॉइंट 5, द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज यूजुअली पॉजिटिव और जीरो, बट इट कैन आल्सो बी फ्रैक्शन और इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू। चलें भाई इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के बारे से हम बात कर रहे हैं। सो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, जब हम राइट करते हैं किस चीज को, रेट ऑफ फ्रैक्शन को राइट करते हैं। देखो अभी आपके सामने मेंशन मैंने किया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। और अभी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो दो तरह से राइट हो सकता है, या तो वो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन राइट होगा, या वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन राइट होगा, ठीक है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम रेट ऑफ फ्रैक्शन को बेस मतलब लिखेंगे, मेंशन करेंगे, सो उसमें वो नेगेटिव लिखा जाएगा, रेट ऑफ फ्रैक्शन लिखा जाएगा नेगेटिव। जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, ठीक है, उस वक्त मैं आपको कहता हूं कि वो नेगेटिव राइट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, सो उसमें हम पॉजिटिव जो है रेट ऑफ फ्रैक्शन ही मेंशन कर रहे होते हैं। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया ना, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है मुमकिन नहीं है। ये हम इसलिए मेंशन जरूर कर सकते हैं जब हम जो है रेट ऑफ फ्रैक्शन की इक्वेशन को राइट करते हुए यहां नेगेटिव साइन लगाएं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, उस सूरत में हमारे पास रेट ऑफ फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है। लेकिन उससे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि हम यहां पर प्लस करते हैं। रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए हम कहते हैं कि हम जो कंसंट्रेशन की पावर्स होती हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है, और पावर ऐड करने से कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। और नेगेटिव तब आएगी हम जब कंसंट्रेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, कंसंट्रेशन को यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तब हो सकता है, ठीक है ना भाई। नेगेटिव तब हो सकता है जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन नेगेटिव्स होंगी, तो वो नेगेटिव कंसंट्रेशन हो नहीं सकती ना, ठीक है। सो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये उसने मेंशन किया हुआ है, लेकिन इट इज टोटली इलॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल नहीं है, ठीक हो गया। ठीक है भाई, हाँ, अब आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ है इस हवाले से, या फर्दर डिस्कशन चाहते हैं आप लोग इस हवाले से करना, जल्दी से बता दें। सो पॉजिटिव और फ्रैक्शन, ठीक है, और जीरो, ये होगा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है भाई। सुने आगे जल्दी से, आप लोग अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, जल्दी से बताना है आप लोगों ने अब। ठीक है भाई,
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बेस वैल्यू होती है, बिल्कुल 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 ऐसा कुछ है। देखो मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको कि डिफरेंस हो ना यहाँ पर, अगर डिफरेंस हो तो फिर तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर जो हमारे पास क्या हो कि जो है ना और या तो ये है कि कंसंट्रेशन को हम नेगेटिव लिखें, नेगेटिव कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। अजहान के कह रहे हैं सर ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन मीन्स दैट हाउ मच टाइम डायरेक्शन विल बी फास्टर। नहीं नहीं अजान, ऐसा नहीं है। वो रेट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो स्पीड ऑफ फ्रिक्शन है वो रेट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन तो हम कहते हैं जस्ट कंसंट्रेशन, जो हम राइट कहते हैं, इनकी जो पावर होती है इनका सम है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कभी भी आपको रेट ऑफ फ्रिक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड। मैंने अभी थोड़ा सा इसको जो है बता भी दिया आप लोगों को, थोड़ा सा जो है ब्रीफ भी कर दिया कि वो टाइम के जो रिक्वायर होता है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कोई चीज मार्क करवाने लगा था यहाँ पर, और वो क्या है, इन एक्सेस का कैसे पता चलेगा। देखो हंसी, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टेक्निक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है, ठीक है। हम इसको जस्ट रिएक्शन को देखते हुए कभी भी किसी रिएक्शन के हवाले से ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्लैरिफाई नहीं कर सकते, नहीं मेंशन कर सकते। इसीलिए N2O5 जो है ना उसका ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन प्रेडिक्शन में था कि 2 होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू आई थी वो हमारे पास 1 थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जस्टिफाई करने के लिए इस चीज को कि हमने N2O5 को इन एक्सेस समहाउ लिया हुआ था, इसीलिए जो है वो जस्ट सिंगल ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास था, ठीक हो गया। अच्छा, सो अब हम यहाँ पर कुछ चीजें मार्क करेंगे। 312 पेज नंबर है, ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे। अब मोहसिन कह रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं समझ आया। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मेंशन की हुई है वो बेसिक तौर पे मल्टीपल स्टेप पर मुश्तमिल रिएक्शन है, और मल्टीपल स्टेप के अंदर हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो हमारे पास कंसंट्रेशन का सम है वो 3 ही आता है, इसलिए हम थर्ड ऑर्डर कहते हैं उसको। 312 पेज पर अब इसको मार्क करेंगे, ठीक है। 312 पेज के ऊपर N2O5 का मेंशन किया हुआ है कि एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड 24 मिनट्स इसका हाफ लाइफ जो है वो इसकी होती है, हाफ लाइफ में जो है पीरियड होता है इसका, ठीक है। ये आप मार्क करेंगे, और उसके बाद फिर नीचे आते हुए आप यूरेनियम की हाफ लाइफ पीरियड जो है वो मेंशन करेंगे अपने पास, ठीक है। उसको जो है आपने मार्क करना है। यूरेनियम जो है 235, इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 7.1 × 10⁸ है, और जिसको हम कहते हैं 710 मिलियन ईयर्स, ठीक है। इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है जी। इन 2 पॉइंट्स को आपने मार्क करना है, इन 2 पॉइंट्स को आप अपने पास मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। मैंने आपको बता दिया कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर जो है हमारे पास N2O5 ये हमारे पास 24 है, 24 मिनट्स है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो 710 मिलियन ईयर्स इसको हम कहते हैं, या 7.1 × 10⁸, ठीक है जी। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड फॉर यूरेनियम, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने जरूर समझना है, ठीक है। आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर जो है ज़हन में रखिएगा। मैं जरा राइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन मेंशन की हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने MCQs उसकी बेस पे बहुत ज्यादा करने होते हैं, ठीक है जी। ठीक है, सो हम कहते हैं यहाँ पर क्या होगा, T/2 यानी कि जो हमारे पास है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ 1/2 n, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻⁴ n-1 की इक्वेशन मेंशन की हुई है। आपने इसको अंडरलाइन करना है इसको, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है इसको, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर ये n क्या है, हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। अगर हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन यानी n = हमारे पास क्या हो, 1 हो, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन 1 हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर बल्कि 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा तो हम यहाँ पर भी 0 मेंशन करेंगे, यहाँ भी 0 मेंशन करेंगे, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, n = 0 में अगर पुट करता हूं इसके अंदर, सो मेरे पास बनेगी इक्वेशन a⁻⁻1, जिसको मैं लिख सकता हूं सिंपल a, ठीक है। सो a लिखूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक हो गया, a मेंशन करूंगा, ठीक है। यानी अगर हम इसको भी हटा लें यहाँ से, इक्वलिटी लगा लें और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगा लें, सो a/k हो जाएगा फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं n = 1 पुट करता हूं यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं, तो उस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर वो देखना है आपने, T½ n = 1 = k/a⁻⁴ क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और जब a⁻⁴ 0 आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हम सिंपल कहेंगे कि हमारे पास k रह जाएगा,
ठीक है, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए a रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, और उसके बाद हम अगर जो है तमाम चीजें इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो कंसंट्रेशन वगैरह हैं, ठीक है, उसको हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू मेंशन की हुई है 0.693, ठीक है, इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर n इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, t हाफ n इज इक्वल टू 2, सो k ओवर a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो इन जो है चीजों को आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इन तमाम चीजों को आप जो है अपने पास मार्क करेंगे। मैं एक सीरियस मिस्टेक कर रहा हूं यहाँ पर, के ऊपर राइट कर रहा हूँ, के बेसिक तौर पे नीचे आएगा, 1 ओवर के हम ले रहे हैं, क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। सो 1 ओवर के आ जाएगा, और ये जो हमारे पास चीज बनेगी ये एग्जैक्टली के ए बनेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, -1 तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है भाई। सो ये चीज बन रही है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। लुक एट बैटरी कर लेते हैं। सो चीज आप लोग बैटरी की टेंशन मत लिया करें, हमारी यहाँ टीम मौजूद है, वो चेंज कर लेगी उसको, ठीक है, आपने बेफिक्र रहें इसको, ठीक है जी। सो आपने ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के अंदर ये पॉइंट्स मेंशन कर लेने, अपने पास मार्क कर लेने। हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट में आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हवाले से बताऊंगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम बात करते हैं कि इस चीज की भी एक जो है रिएक्शन की बात करते हैं, और अगर रिएक्शन हमारे पास मल्टीपल स्टेप पर मुश्तमिल हो तो हम कहते हैं कि मल्टीपल स्टेप जो है, ठीक है, इस पर मुश्तमिल जो रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। जो सबसे स्लो स्टेप होगा, ठीक है, इसके ऊपर हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है। और इवन कि यहाँ पर मेंशन भी उसने किया हुआ है, ठीक है। तो उस हवाले से जो है आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पे क्यों डिपेंड करता है, वो इसलिए कि हम कहते हैं कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है इस तरह के रिएक्शन के लिए जो स्पीड क्या कहते हैं मेजरमेंट है वो आसानी हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अगर बहुत फास्टी तौर पे रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए एक्यूरेटली तौर पे रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है, ठीक हो गया। सो रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है क्या है, स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम रेट ऑफ रिएक्शन के जो है डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट उसने मेंशन किया हुआ है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट जो उसने मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है ना और रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिएक्शन जो है स्टेप प्रोसेस जो है पहले उसने एक्सप्लेन किया है। उसने किया क्या है बेसिक तौर पे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, इस केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चैम्बर के अंदर से वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सैंपल निकालता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को उसमें मेजर करता है, ठीक है। सो उसके अगेंस्ट वो करता क्या है कि उसने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का अगेंस्ट टाइम जो है उसने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, और वो देख रहा है कि टाइम चेंज होने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे क्या असर होता है, क्या उस पर फर्क पड़ता है, क्या जो है हम कहते हैं कि क्या कहते हैं चेंज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो उसने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है उसमें जो कर्व आई है उस कर्व की जो हमारे पास स्लोप है, ठीक है, वो रेट ऑफ फ्रैक्शन को हमें बताएगी, वो रेट ऑफ फ्रैक्शन के मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। मैं थोड़ा सा ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं। और भाई ये कब से बैटरी लो है, इसको जरा देख लें। अच्छा, सो रेट ऑफ फ्रैक्शन के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप एक्सपेरिमेंटली जो है एक्सप्लेन कर मतलब निकाल सकते हैं। सो टाइम आएगा ऑन एक्स एक्सिस, कंसंट्रेशन आएगी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। हम कहते हैं कि अगर हम जो है इसकी स्लोप मेजर कर लेते हैं, यानी हम एक स्पेसिफिक जो है टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर हम जो कंसंट्रेशन में फर्क आया अगर हम उसको देख लें तो ये हमें यानी ये डी एक्स हमें देगी, ये हमें डी टी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, इक्वल है के इंटू डी एक्स ओवर डी टी के, ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी और यूनिट जो हमारे पास हैं वो वही हैं जो मैंने अभी राइट की थे आप लोगों के लिए पहले भी, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट है किस चीज़ के, ये यूनिट है हम इसके थ्रू जो है रेट ऑफ फ्रैक्शन को लिखते हैं, मेंशन करते हैं अपने पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ फिजिकल मेथड है, ठीक है। फिजिकल मेथड में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने मार्क करने में आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा जी।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिपीट कर दें तो मैंने आपसे कहा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो सबसे स्लोवर स्टेप होता है इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इट ऑलवेज डिक्रीज विद टाइम, एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिक्रीज विद टाइम क्योंकि कंसंट्रेशन जो है कंज्यूम होती है रिएक्टेंट की। सर प्लीज ऑर्डर, सर जी ऑर्डर कैसे मालूम किया जा सकता है हाफ लाइफ पीरियड से, अभी वो आगे जाके हम बात करेंगे उसमें हम देखेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने बता दिया आपको अहमद कि इट इज द स्लोवर स्टेप, ठीक है, इसको हम स्लोवर स्टेप कहते हैं। मैंने आपको बताया, अच्छा पिछली डेफिनेशन रिपीट कर दें, आप कौन सी आप मुझे बता दें। मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली तौर पे आप किस तरीके से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो आप क्या करते हैं, क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ जो है वो लेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और टाइम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, सो उसमें आप करते हैं क्या है कि एक टाइम इंटरवल के ऊपर जो चेंज इन जो है कंसंट्रेशन में आई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल मेथड है। फर्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। स्पेक्ट्रोमेट्री की आप बात करते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है कि आप किसी रिएक्शन के रेट को जो है क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो बाय एक्सपोजिंग द विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट आप उस पर जो है एक्सपोज करोगे, विजिबल लाइट जितनी जो है हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाएगी, जितनी ट्रांसमिट होगी उसकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, ठीक है, ये आप कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो लाइट हम फॉल करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन हमें बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर हम बात करें, मैं बताया तो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हवाले से डिटर्मिनेशन ऑफ वेट की मैंने अभी बात की है भाई कि जो स्लोअर स्टेप होगा इट विल डिटरमाइन द ओवरऑल, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। स्लोअर स्टेप जो है वो हम कहते हैं कि वो क्या करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेगा। भाई ये स्लाइड किसने रिमूव करनी थी, अच्छा। सो स्लोअर स्टेप जो है वो आपको बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड की हम इस वक्त बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड जो है इस सवाल से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि हम जो है करते क्या है कि हम जो है कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की, ठीक है, और कंडक्टेंस के थ्रू हम कहते हैं कंडक्टेंस जो है भाई क्या समझ नहीं आ रहा अब्दुल्ला, आप जरा मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूंगा, उसके अलावा तो कुछ भी मेथड नहीं कि जिसके थ्रू आप समझ सकें, ठीक है भाई। सो मैं आपको कहता वी आर नॉट एबल टू सी योर फेस। ओ भाई मैं अभी तो दिखा चुका हूं अपना फेस यार, मेरे फेस देखे क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है। वीडियो नहीं आ रही है, अब तो आ रही होगी वीडियो। मुझे मैक्सिमम जो है ना लोगों के वो क्लियर वाले मैसेज मिल जाए ना, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोगों में आ चुका हूं मैं अब। सर ये टॉपिक रिपीट कर दें, अच्छा चलें भी रिपीट कर देते हैं जल्दी से। मैंने आपको बताया कि रेट डिटरमाइन की बात, हम डिटर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं। रेट डिटर्मिनेशन कैसे होती है, तो मैंने आपसे कहा दो मेथड हैं, या तो आप केमिकल एक्सपेरिमेंटली तौर पे निकाल लें या फिर आप फिजिकल तौर पे निकाल लें। एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे कि आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि जो है आप कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग आप कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, और आप देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन में क्या फर्क आता है, ठीक है, उसकी बेस पर आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब आपने क्या किया कि टाइम जो है जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा था वैसे वैसे हम कहते हैं कि भाई क्या है कंसंट्रेशन में फर्क आ रहा है। तो अगर हम एक इंटरवल के ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर लें, इसको हम फाइंड आउट कर लें, तो इन दो की रेशो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है केमिकल बेस्ड, एक हम कह लें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रेट डिटरमिनेशन, ठीक है, प्रोसेस, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है कि हम जो है कहते हैं कि हम फिजिकली तौर पे हम जो है क्या कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिजिकली तौर पे कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल 6 हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है, 5 मेंशन किए हुए हैं, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें कि हम विजिबल लाइट फॉल करते हैं अपने रिएक्शन जो है चैम्बर के अंदर मौजूद जो भी चीज हमारे पास है उसके ऊपर, और जो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है उसकी अमाउंट हम मेजर करते हैं, उसकी बेस पर हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बन चुका है, ठीक है। दूसरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, हम जो रिएक्शन चैम्बर है उसमें मौजूद जो कुछ भी है चीज, ठीक है, उसकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के थ्रू उसकी कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, हम बताते हैं, ठीक हो गया। थर्ड वन है डायलोमेट्री, ठीक है। सो चेंज इन वॉल्यूम हम मेजर करते हुए
डायलोमेट्रिक मेथड जो है उसमें हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है 315 पेज बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसको मेजर करते हुए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट, और इस सवाल से रेट ऑफ रिएक्शन के मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल जो चेंज होता है, ठीक है, हम लाइट फॉल करते हैं, लाइट के पास करने से जो उसकी जो लाइट का जो एंगल है, ठीक है, जिस तरह वो डेविएट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, ठीक है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हम देखते हुए हम उससे भी रेट ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्टिकल रोटेशन है कि लाइट हम किसी एक सब्जेक्ट पे पास करें, ठीक है, नहीं अप्लाई करें तो वो लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, ठीक है। इसकी जो है मेजरमेंट से भी हम रेट ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फिजिकल मेथड है, आपने इसमें करना क्या है कि आपने इसको रटना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डायलोमेट्रिक के अंदर क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपसे कहा जाए कि स्पेक्ट्रोमेट्री में आप क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम उस पर विजिबल लाइट पास करते हैं और चेंज इन जो हमारे एब्जॉर्प्शन है ऑफ लाइट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके थ्रू हम रेट ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। आपसे कहा जाए कि जो है रिफ्रैक्टोमेट्री के अंदर क्या होता है, तो आप टिक करेंगे किस चीज को, आप टिक करेंगे चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एंगल, ठीक है, उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। तो आपको कम से कम हर एक जो है पॉइंट के हवाले से उसके अंदर जो चीज हम मेजर कर रहे होते हैं वो जरूर पता होना चाहिए। आपने सिर्फ इतना अपने ज़हन में रटने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। केमिकल मेथड वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यहां पर हम क्या करने लगे हैं वही हम बात करेंगे। यानी यहां पर जो चीज उसने ली हुई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ली हुई है, ठीक है, जो उसने केमिकल मेथड के अंदर लिखा हुआ है 316 पेज के ऊपर। और जो यहां मैंने ली थी ये रेट ऑफ जो है क्या कहते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ फ्रैक्शन था, यानी कि हम कहते हैं रिएक्शन की कंसंट्रेशन लोअर हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां हमने कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात की थी। केमिकल मेथड जो 316 पेज पर लिखा हुआ है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बेस पर जो है बना रहा है। दोनों सूरतों में आप सिंपली करेंगे ये कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर चेंजिंग कंसंट्रेशन को मेजर करते हुए आप रेट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे। दोनों चीजें सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है भी। व्हाट इज मेंट बाय टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं कि जब जिनके ऊपर हम लाइट फॉल करें सो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करें थ्रू सर्टेन एंगल, इनको हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ग्लास है, ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं है क्योंकि ये लाइट को अपने से पास करने देता है। लाइट जो है ग्लास का जो है कि ग्लास जो है, ठीक है, उसकी वजह से जो लाइट है, ठीक है, उसकी जो है राइट या लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट जो है इतनी पॉसिबल नहीं रहती है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इस सवाल से हम बात करेंगे। चलने आगे भी जल्दी से बता दें। चलने भी आगे नेक्स्ट मूव कर लें। अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात हम करेंगे और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में कुछ चीजें हैं कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा। चलें भी आगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 316 पेज के ऊपर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम EA के साथ शो करते हैं। सो EA के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ भी करता हूं। यहां पर एक पॉइंट आपने मार्क करना है, वो मैं आप लोगों को पहले अंडरलाइन करवाऊंगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर जो ग्राफ है उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो 316 पेज के ऊपर जो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये टर्म है, इसके एग्जैक्टली नीचे जो लास्ट दो लाइन है आपने उसको हाईलाइट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपने क्या हाईलाइट करना है, ठीक है। द इफेक्टिव कोलिजन्स कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द कोलाइडिंग पार्टिकल्स विल पोजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड दे अप्रोच ईच अदर विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। सो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट तभी जो है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जब इफेक्टिव कोलिजन होती है, और इफेक्टिव कोलिजन तब होगी कि जब जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट अपने पास पोजेस करते होंगे, अपने पास रखते होंगे, और इसके साथ साथ रिएक्टेंट्स जो हैं, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन, ठीक है, उनकी हम कहते हैं अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अगर रिएक्टेंट की अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो हम कहते हैं कि अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चीज ध्यान में रखिएगा कि रिएक्शन जो है, सवाल से हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी आपस में अलाइनमेंट होगी, प्रॉपर डायरेक्शन अगर उनकी सेम होगी तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके बिना हम कहते हैं रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज बहुत मुश्किल होते हैं, आयशा बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ
आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर 1 के जो है न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप लोग देखिएगा, उसमें आपको जो है बड़ी डायरेक्शन मिलेगी। इवन चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने पीएच कैलकुलेशन की कुछ एमसीक्यूज देखे थे, वो भी जो है कैलकुलेशन बेस्ड थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफ प्लॉट करने लगा। ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफ प्लॉट करने लगा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और आपको जो है समझाऊंगा। ठीक है भाई, ये वैसे तौर पे हमारे पास है एक्सोथर्मिक का ग्राफ और ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। एक्सोथर्मिक के हवाले से आप जानते हैं कि वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन के जो क्या करे, जिसमें कि रिएक्टेंट्स मिलें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हमने पहले ही बात की हुई है कि एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो हायर होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब इसमें आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि देखो ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है इसको हम कहते हैं EA, इट इज कॉल्ड एज एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम एनर्जी बैरियर भी कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में उसी वक्त कन्वर्ट होंगे जब वो इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, यानी पहले उन्हें इंक्लाइन होना पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जैसे ही वो उस बैरियर को क्रॉस करेंगे, उस लिमिटेड जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हम कहते हैं कि उसको गेन कर लेंगे, तभी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो पाएंगे। और एक्सोथर्मिक के अंदर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। यू वर इल यस्टरडे, हाउ आर यू? फाइन, एग्जैक्टली सैदरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब मेरी जो है सूरत देखने में बहुत अच्छी है। ठीक है भाई, अच्छा दूसरी तरफ ये हमारे पास ग्राफ है, ये एंडोथर्मिक का है, और इस एंडोथर्मिक के अंदर भी ये पीक पॉइंट हमारे पास है, इसको हम EA यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। हम कहते हैं कि जब तक के रिएक्टेंट्स जो हैं वो इस मिनिमम एनर्जी को गेन नहीं करेंगे, तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। हम कहते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, और जो है हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि हम रिएक्टेंट जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से ग्राफ से जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए, और इसमें आप लोगों ने जो है यही चीज अपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हमारे पास मेंशन उसने किए हुए, चारों मेथड जो है आपने, बल्कि 5 मेथड है, इन तमाम को आप हाईलाइट करेंगे, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड ऑफ हीट एंड ट्रायल है, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इन तमाम यानी 5 जो चीजें हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने जो है इनको आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, इनको आप जरूर जो है मार्क करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब देखो हाफ लाइफ मेथड है, तो उसमें हमने कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करनी। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ 319 पेज के ऊपर जो उसने फाइनल जो है एक्सप्रेशन मेंशन किया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ t1 बाय t2, ठीक है, ओवर लॉग ऑफ a1 बाय a2। ठीक है, आप सिर्फ इसको मार्क करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने जो है करना है कि इसको जो है आपने मार्क करना है, बाकी इस पूरे के पूरे जो है क्या कहते हैं उसे मेथड के अंदर जो डेरिवेशन है उसे हमें कोई सरोकार नहीं, हमने लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो MCQ बेस्ड पॉइंट देखने हैं। ठीक हो गया। सो आपने जो है क्या करना है, इस चीज को आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई भी आप लोगों को? आप लोगों ने सिर्फ जो है 5 मेथड के नेम अपने पास मार्क करने, और 319 के ऊपर जो फाइनल एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको बताया कि n इज इक्वल टू 1 लॉग ऑफ t1 बाय t2, ठीक है, ओवर लॉग ऑफ a2 बाय a1। ठीक है, आप सिर्फ इसको मार्क करेंगे और फिर हम आगे अब चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ फ्रिक्शंस, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इस सवाल से मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वक्त। ठीक है, इस सवाल से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से आगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ठीक है, सो फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करेंगे, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आता। अच्छा भी, सो फैक्टर्स इफेक्टिंग 320 पेज है, इस पे हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट की यहाँ पर मेंशन की हुई बात। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर MCQ नहीं है, बहुत कम चांस होता है कि इसमें से कोई MCQ बन पाए। ठीक है, सो मैं इस वक्त आपको बताता हूँ कि जो है किस तरीके से फैक्टर्स जो है, किस तरीके से हम कहते हैं
नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिसाइड करेगी रेट ऑफ फ्रिक्शन को। देखो आप ये बात जानते हो कि जो है अगर हमारे पास क्या हो, आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक रिएक्टेंट्स हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आयनिक रिएक्टेंट्स जो है, हिट एंड ट्रायल मेथड एक्सप्लेन कर दें। देखो अदीला, मैं आपको बताऊं हिट एंड ट्रायल मेथड जो है बेसिक तौर पे है क्या। हिट एंड ट्रायल मेथड जो है हम जस्ट जैसे आपने बैलेंसिंग इक्वेशन के अंदर भी देखा होगा कि हिट एंड ट्रायल के अंदर हम जो है जस्ट नंबर ऑफ एटम्स को सेम करने के लिए किसी नंबर से स्पेसिफिक जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों तरफ जो है हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम हो जाते हैं। सो हिट एंड ट्रायल मेथड में हमारे पास कोई भी मेथड हम ले सकते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक मेथड जो है जिससे हम क्या करते हैं स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकाल कंसंट्रेशन है फाइंड आउट करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उससे भी जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उससे भी रेट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं उससे रेट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। हाँ जी, आवाज अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। बिल्कुल आवाज जो है उसका इशू खत्म हो चुका है। तो अच्छा, मैं आप लोगों से ये ब्रीफ कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि देखो हम ये बात जानते हैं अगर हमारे पास कोवेलेंटली कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड हो, ठीक है, सो ए और बी कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, तो ये हम कहते हैं सी में तभी कन्वर्ट होगा जब ए और बी के दरमियान एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी जो है हम कहते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं जब भी आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डालते हो, क्योंकि देखो मोस्टली तौर पे आयनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस हैं वो सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं। तो जैसे ही आप उसको पोलर सॉल्वेंट देंगे वो फौरन से जो है क्या होगा, वो आयनाइज हो जाएगा और अपने आप को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकेगा। सो हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है इट ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, और इस तरीके से हम कहते हैं नेचर फ्रिक्शन जो है वो क्या कहते हैं वेरी कर सकती है, रेट ऑफ फ्रिक्शन को चेंज कर सकती है। इस तरीके से नीचे मेंशन किया हुआ है कि कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, यानी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। सो मैं आपको बताऊं कि अगर जो हमारा रिएक्शन सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सर एक दफा मेरिट भाई अभी तो खबर कर जाओ यार, इस सवाल से तो बात होती रहेगी आसान, ये बिल्कुल टोटल इररेलेवेंट जो है पॉइंट है, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम जल्दी जल्दी इस लेक्चर को तो कंप्लीट करें ना, टॉपिक को कंप्लीट कर लें। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि कंसंट्रेशन कैसे जो है मैटर करती है रेट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। सो आप जानते हैं, हमने ये बात देखी हुई थी ग्राफ के थ्रू भी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर कोई रिएक्शन जो है उसकी रेट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन हायर होती है। सो इट मींस वी कैन से दैट कि रेट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन एंड बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन यू विल इंक्रीज द रेट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ठीक है, उस हम कहते हैं कि वो बढ़ता है। ठीक है जी, सरफेस एरिया क्या इफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं सरफेस एरिया बिल्कुल करता है इफेक्ट रेट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। इतना आप सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं उतनी ही जो है चांसेस बढ़ जाते हैं इफेक्टिव कोलिजन के बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, और उतना ही चांस होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से हम संभव कहते हैं कि जो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन की जो हमारे पास जो है कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में और इजीली तौर पे जो है कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक हो गया। लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली लाइट मैटर करती है। लाइट बेसिक तौर पे क्या है, फोटॉन्स जो है ये कैरी करती है, ये पैकेट्स एनर्जी ऑफ पैकेट्स कैरी करती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। सो लाइट के फॉल करने से रेट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, लाइट के फॉल करने से क्या होता है, रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिल्कुल ठीक है, सही है। सो मैं आपको बताया था कि लाइट किस तरीके से इफेक्ट करती है रेट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। मैंने आपको बताया कि बहुत से रिएक्शंस ऐसे हैं कि जो एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है मिनिमम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लाइट के एक्सपोजर से हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता है। लाइट के एक्सपोजर से रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है बढ़ जाता है। रेट ऑफ फ्रिक्शन लाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो भी लाइट डिपेंडेंट ही है। सो हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। जहां तक रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात है, चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं हम, ठीक है। सो हम कहते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। और रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज। ठीक है, वाई रीजन क्या है, वाई ड्यू टू इंक्रीज इन
इफेक्टिव कोलिजन्स। क्यों? आप जानते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर रेज करते हो तो आप देखते हो कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे सब्सटेंस के अंदर वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। और जब किसी एक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। वो मूव बहुत इजीली तौर पर, फास्टली तौर पे कर पाएगा। और जब पार्टिकल फास्टली मूव करता है तो फिर उसमें हम कहते हैं कोलिजन्स बढ़ती हैं। सो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगी जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिव जो क्या कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, EA, ठीक है। हम कहते हैं कि ये भी क्या हो जाती है? ये लोअर हो जाती है, ये कम हो जाती है। बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। यहां ग्राफ भी जो है मेंशन किया हुआ है, आप उसको भी देखिएगा, उसमें भी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आर्हेनियस इक्वेशन के हवाले से कुछ जो है पॉइंट्स आप लोगों को मार्क करवाता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपने करना ये कि 322 पेज के ऊपर जो आर्हेनियस इक्वेशन मेंशन की हुई है, K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर माइनस EA ओवर RT, ठीक है। आप सबसे पहले तो इसको मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। बिल्कुल मैं शुरू करवा देता हूं, तो जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा सा रह गया हमारे पास पॉइंट, ठीक है। जस्ट आई थिंक 2 पेजेस रह चुके हैं, सो इनको कर लेते हैं और हमारा जो है वो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। हम बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। तो आपने पहले तो इसको मार्क करना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन आपने मार्क करनी है वो 323 पेज के ऊपर है। log ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA ओवर 2.3038 RT, ठीक है, इज प्लस log ऑफ A, ठीक है जी। तो ये आप मार्क करेंगे। ये दो चीजें जो हैं आपने जरूर मार्क करनी है, ठीक है जी। इन दो चीजों को आपने मार्क करना है, एक वो वाला, ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन है वो 223 पेज के ऊपर है, ठीक है। वो भी आप मार्क करेंगे। और इसी जो है पेज के सबसे लास्ट के अंदर हम कहते हैं कि इक्वेशन है स्लोप इज इक्वल टू J पर मोल, ठीक है, यानी जॉल पर मोल 2.303 जॉल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू K। सो इसको भी आप मार्क करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपने जरूर मार्क करने हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो है हम लाजमी जो है मार्क करेंगे, हमारे पास ही हो जाएगा, ठीक हो गया। सर जी दिन ब दिन टेस्ट का टाइम क्यों कम होता जा रहा है? सो टेस्ट का टाइम कम नहीं हो रहा, हम डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो ये कंप्लीट है, ठीक है। आपने इन चीजों को मार्क कर लिया। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक विच इज कैटालाइसिस, ठीक है। एंजाइम और कैटालाइसिस की हमने बात करनी, जिसके बाद हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कैटालाइसिस की बात करेंगे। हम कहते हैं कि वो तमाम के तमाम केमिकल सब्सटेंसेस के जो किसी एक रिएक्शन की स्पीड को इनहांस कर देते हैं, इसको हम कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हम कैटालिस्ट का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि वो तमाम सब्सटेंसेस यानी केमिकल सब्सटेंसेस के जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इनहांस करते हों, इन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दे आर कॉल्ड एज क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। दे आर कॉल्ड एज सिंपली कैटालिस्ट, ठीक हो गया। अब कैटालिस्ट की जहां तक बात है, तो हम कहते हैं कि कैटालिस्ट 2 तरह के हो सकते हैं। एक होमोजेनस कैटालिस्ट होता है और एक हमारे पास हेट्रोजेनस कैटालिस्ट होता है। 2 तरह के होते हैं। बिल्कुल नहीं सोना सलमान, आपने ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर आराम से आप सोच जाइएगा, ठीक है। सो 2 तरह के होते हैं। डज इट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन दैट रेट विल और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। नो अजान, जब भी आप टेम्परेचर को रेज करते हो, हाँ ये जरूर है, बिल्कुल ये बात आपकी वजह है। देखो हमने जब बात की थी ना अपने रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, तो उसमें हमने कहा था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो है समहाउ ये जो है इफेक्ट करते हैं। सो लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास इरिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है तो उसमें डिक्रीज और इंक्रीज का कॉन्सेप्ट रहता नहीं, कम हो जाता है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इफेक्टिव कोलिजन ऑलवेज इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कैटालिस्ट की बात कर रहा था। हम कहते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस होता है। होमोजेनस कैटालिस्ट क्या होगा? हम कहते हैं कि होमोजेनस कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट है कि जिसमें हम कहते हैं कि एक वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि हमारे पास जो रिएक्टेंट का की जो फेज है, यानी रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है और जो कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट है वो एक ही हो, ठीक है। तो इस तरह के कैटालाइसिस रिएक्शन को हम कहते हैं कि हमारे पास है होमोजेनस कैटालाइसिस, ठीक है। इसको हम होमोजेनस कैटालाइसिस का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं कि होमोजेनस कैटालिस्ट क्या होगा कि एक वो टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें कि हम देखते हैं कि रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो, इसे हम होमो कैटालाइसिस का नाम देते हैं।
और हेट्रोजीनस क्या होगा कि वो टाइप ऑफ फ्रिक्शंस यानी जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम ना हो, डिफरेंट हो, इसे हम हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का नाम देते हैं। एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन की हुई है, आप उनको मार्क करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस जो है कैटलिस्ट इसमें फर्क क्या होता है। अब हम मूव करेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं एक्सप्लेन करना, ठीक है भाई। यहां पर जो है कुछ चीजें जो मैं आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो कि हम चाहते। आवाज आ रही है आप लोगों को? आई थिंक आवाज क्लियर है अब, ठीक है सर। माइक तो जमीन पे मारे, माइक को जमीन पे मारे, नहीं भाई माइक को जमीन पे मारने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, आवाज आई थिंक क्लियर हो चुकी है। अब हम चल सकते हैं आगे। मैंने आपसे कहा कि प्रोमोटर्स एक हमारे पास टर्म है। प्रोमोटर्स का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि जब भी कोई एक जो है हमारे पास रिएक्शन के अंदर मौजूद कोई इम्प्योरिटी जो है अगर हमारे पास हो, जो कि क्या करे, जो कि जो है कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर दे, जिसकी वजह से कैटलिस्ट और अच्छे से बेहतर जो है काम करना शुरू कर दे, रेट ऑफ फ्रिक्शन को और इन्हांस कर दे, इन्हें हम प्रोमोटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर्स का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी हो, वो इंप्योरिटी जो है क्या करती है कि वो कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे या कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को कम कर दे या कैटलिस्ट को काम करने ना दे, इन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। और समहाउ पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट का मतलब भी यही होता है कि एक इंप्योरिटी जो है वो क्या करती हो, वो कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को या जो आप कह सकते हैं समहाउ जो उसका काम करने का अमल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको रोक दे, ठीक है। इसे हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन कैटलिस्ट इज नेगेटिव, ठीक है। सो आपने देख लेना, आपने ये आप पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा इन केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। अब नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट बेसिक तौर पे ये है इनहिबिटर्स और पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, इन दो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। सो हम कहते हैं जब भी इन केस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट था, उसने रिएक्शन के जो है स्पीड को डिस्टर्ब कर दिया, उसने जो है कम कर दिया है, ठीक है जी। सो आपने ये ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास ऑटो कैटलिस्ट है। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि वो यानी ऐसा रिएक्शन के जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं उनमें से कोई एक चीज एज अ कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दे, एज अ कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करना शुरू कर दे, इसे हम कहते हैं ये ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। एग्जांपल मेंशन उसने की भी है ऑटो कैटलिस्ट के हवाले से, जो है आपकी बुक के अंदर जरूर देखिएगा। 237 पेज के ऊपर जो है उसने नेगेटिव कैटलिस्ट भी लिखा हुआ है। आपने जो चीजें मार्क करनी, मैं आपको बता दूं कि एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट 327 पेज है, उस पे जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, ऑयल इज एक्सेलरेटेड बाय निकल, ठीक है। सो आप इसको मार्क कीजिएगा, ठीक है जी। और इसके बाद फिर दूसरा है हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, आयरन इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट, ठीक है, इसको आप मार्क करेंगे। नीचे नेगेटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल मेंशन की हुई है कि फॉर एग्जांपल टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू पेट्रोल बिकॉज इट सेव्स द पेट्रोल फ्रॉम प्री एजिनेशन, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल आ जाएगी, ठीक हो गया ना जी, ठीक है। लास्ट पॉइंट एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स हम कहते हैं दे आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड दे ऑलवेज क्या कहते हैं वर्क इन बायोलॉजिकल टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, एंड बिहेव एज अ कैटलिस्ट, ठीक हो गया। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग बहुत थक भी चुके होंगे, और आप लोग जो हैं आप लोग से बातें कर करके थके होंगे, क्योंकि पढ़ना तो आपने होता नहीं है, आप लोग से बातें करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सो मैं स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों का टेस्ट, और टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं आप लोगों का, जिसके बाद जो है ना हम फिर जो है खैराबाद कहेंगे। तो टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से।